हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 9th लेक्चर। ये हमारा 9th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था एंड ये सारे सब टॉपिक हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था डिमांड क्या होता है, ठीक है। डिमांड का कॉन्सेप्ट हमने समझा था विद एग्जांपल। डिमांड शेड्यूल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिमांड कर्व बनाना सीखा था, ठीक है। डिमांड शेड्यूल से डिमांड कर्व बनाना सीखा था और डिमांड कर्व का स्लोप निकालना सीखा था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, लेकिन ये जो नेक्स्ट जो 3 टॉपिक है ना, ये रह गए थे क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम ये जो बचे हुए 3 टॉपिक है ना, वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। उसके बाद में आपको बताऊंगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को एंड मार्केट डिमांड को, ठीक है। हमें दोनों के रेस्पेक्ट में पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज लाती हूँ। और मैंने आपके लिए अपने चैनल पे 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख तक, आज मतलब नवंबर 2021 तक 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप उनका जरूर फायदा उठाइए और उनकी हेल्प से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, राइट। और इस लेक्चर के बाद मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन। सबसे पहले तो फंक्शन क्या होता है। देखिए, डिमांड तो मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। डिमांड क्या होता है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिमांड क्या है, डिजायर ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की डिजायर, किसी भी प्रोडक्ट की विश, लेकिन उसमें दो चीजें, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। डिमांड क्या होता है, डिमांड इज द डिजायर या विश फॉर द प्रोडक्ट, विश फॉर द कमोडिटी, ठीक है। लेकिन उसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी, द कंज्यूमर शुड हैव परचेजिंग पावर, कंज्यूमर में वो परचेजिंग पावर होनी चाहिए। परचेजिंग पावर मतलब कि उतने पैसे होने चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के। एंड दूसरा, ही शुड बी विलिंग टू स्पेंड, विलिंग टू पे, वो पे करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन प्लस डिजायर अगर है किसी प्रोडक्ट की, तब उसको कहा जाता है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिमांड तो समझ लिया था लास्ट लेक्चर में। अब ये फंक्शन क्या होता है, तो ये जो वर्ड है फंक्शन, ये आपने मैथ्स में 8th 9th क्लास में मैथ्स में सुना होगा फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिससे हम शो कर सकते हैं हाउ वन वेरिएबल इज अफेक्टेड फ्रॉम अदर वेरिएबल, कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से अफेक्ट होता है। तो उसको जब हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में शो करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन, उसी को कहते हैं फंक्शन। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा था ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स, कैसे आप x को वेरी कराएंगे तो y कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो ये क्या था, फंक्शन। तो यहाँ पर हम डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिमांड फंक्शन क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसका, वो कैसे इफेक्ट होती है, कैसे वो रिलेटेड है विद इट्स डिटर्मिनेंट्स, यानी वो अपने डिटर्मिनेंट्स के साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनको वेरी कराते हैं, तो कैसे डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी कैसे वेरी करती है। तो ये हम डिमांड फंक्शन से शो करते हैं, यानी उस एक्सप्रेशन से शो करते हैं, ठीक है। तो जो डिमांड फंक्शन है वो शो करता है कि हाउ द डिमांड of a commodity is related to the price of the commodity, is related to the income of the commodity, and how it is related with other determinants, और जो बाकी कुछ और determinants हैं उनसे कैसे डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेरी करती है, ये हमें डिमांड फंक्शन से पता चलता है, ठीक है। तो अब डिमांड, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि डिमांड हमें दो एस्पेक्ट में पढ़ना है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। तो अगर डिमांड दो टाइप की है तो डिमांड फंक्शन भी तो दो टाइप का होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो हमें दो यहाँ पे पढ़ने हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड तो समझ रहे हैं ना, डिमांड बाय ए सिंगल
या इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक सिंगल या इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड होती है फॉर अ कमोडिटी, वो क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है विच शोज द डिमांड फॉर द कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन है जो शो करता है कि डिमांड फॉर द कमोडिटी बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की क्या डिमांड है, ठीक है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड कैसे वेरी करती है विद इट्स डिटर्मिनेंट, जैसे जैसे उसके डिटर्मिनेंट को चेंज करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कैसे वेरी करती है, ये हमें इस एक्सप्रेशन से, इस डिमांड फंक्शन से पता चलता है, ठीक। एंड दिस इज द डिमांड फंक्शन, ये है एक्सप्रेशन, जो मैं एक्सप्रेशन कह रही थी ना, ये है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये है वो एक्सप्रेशन। इनमें सारे ये पॉइंट्स क्या हैं ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये लिखा है dx, dx क्या है? डिमांड फॉर द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, जो भी कमोडिटी है उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, दिस इज dx। f क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप, f इज फंक्शनल रिलेशनशिप। px क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, जिस भी कमोडिटी की डिमांड है उसकी प्राइस। pr क्या है? ये देखिए r मतलब रिलेटेड गुड, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। P मतलब प्राइस, R मतलब रिलेटेड गुड, ठीक है। Y मतलब कंज्यूमर की इनकम, T मतलब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, E मतलब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन की फ्यूचर में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो दैट इज ई। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, 5 फैक्टर्स है, ध्यान रखिएगा 5 फैक्टर्स हैं। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड इज अफेक्टेड बाय दीज 5 फैक्टर्स, इंडिविजुअल डिमांड इन 5 फैक्टर से अफेक्ट होती है, ठीक है। तो 5 फैक्टर आपको लिखने हैं, पी एक्स, पी आर, वाई एंड टी एंड ई, ठीक है, ये 5 फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक। चलिए, तो अब मैं आपको एक एक करके ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये कैसे इफेक्ट करते हैं अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी की खुद की प्राइस। तो हम जानते हैं अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, बाकी सारी चीजें इक्वल हैं, तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती जाती है हम उसका कंजप्शन क्या करते जाते हैं? कम करते जाते हैं ना कंजप्शन। चॉकलेट अगर महंगी होती जाएगी तो हम वो चॉकलेट अब हम कम कंज्यूम करेंगे, उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, हम कोई उसका ऑल्टरनेटिव कोई दूसरी चॉकलेट पे स्विच हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं ये नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल है कि अगर बाकी चीजें इक्वल हैं तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाती है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या होती जाती है? कम होती जाती है, कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच होता जाता है। और जैसे जैसे प्राइस घटती जाती है, ठीक है, प्राइस प्रोडक्ट की घटती जाती है, कंज्यूमर उसका कंजप्शन और बढ़ाता जाता है और मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। पर मैं अभी आपको लॉ ऑफ डिमांड बता नहीं रही हूँ, लॉ ऑफ डिमांड डिटेल में मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है, वहां पे मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अजम्पशंस हैं, लॉ ऑफ डिमांड का रीजन क्या है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ती है या प्राइस राइज करती है तो डिमांड फॉल करती है, ऐसा होता क्यों है, तो रीजंस पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो बहुत डिटेल में हम अगले लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, बट आज क्योंकि ये डिस्कस हो रहा था तो बस बता देती हूँ, लॉ ऑफ डिमांड यही है कि प्राइस जब फॉल करती है तो डिमांड राइज करती है, अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट है तो, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। तो ये पहला फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करता है। चलिए दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी वो गुड जो आपके मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो मेन प्रोडक्ट से जो रिलेटेड गुड्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब होता है वो गुड जिनको दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जा सके, जैसे आप टी के बदले में कॉफी भी तो पी सकते हैं, ठीक है, तो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड विच कैन बी रिप्लेस इन प्लेस ऑफ अदर, एक की जगह दूसरा यूज किया जा सके, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे इंक पेन एंड बॉल पेन, पहले इंक पेन चलती थी अब उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है बॉल पेन से, अब नॉर्मली बॉल पेन चलती है, ठीक है, तो दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड है यानी एक के बदले दूसरा गुड अगर यूज किया जा सके, अगर सब्स्टिट्यूट गुड है जैसे टी एंड कॉफी,
सब्स्टिट्यूट गुड है, तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कॉफी की प्राइस बढ़ती जाएगी, डिमांड ऑफ टी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे कॉफी महंगी होती जाएगी, लोग अब कॉफी नहीं कंज्यूम करेंगे, लोग क्या करेंगे, चाय से ही काम चला लेंगे। ठीक है, क्योंकि चाय की प्राइस कम है तो लोग चाय ज्यादा कंज्यूम करेंगे, डिमांड टी की बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे कॉफी की प्राइस कम होती जाएगी, जैसे जैसे कॉफी सस्ती होती जाएगी, लोग क्या करेंगे, लोग टी के साथ कॉफी लेना भी शुरू कर देंगे। एक टाइम टी पियेंगे, एक टाइम कॉफी पियेंगे, तो क्या होगी, टी की डिमांड कम होती जाएगी, क्योंकि लोग कॉफी भी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? जैसे जैसे कॉफी महंगी होती जाएगी, लोग कॉफी को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, टी पे स्विच हो जाएंगे, सब लोग चाय पियेंगे, सस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि एज देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वन, अगर जो दो गुड्स हैं वो अगर सब्स्टिट्यूट गुड हैं, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी एक गुड की, वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी दूसरे गुड की, और जैसे जैसे प्राइस घटती जाएगी एक गुड की, डिमांड घटती जाएगी दूसरे गुड की। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में ये रिलेशनशिप होता है। तो कौन सा रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर आपके गुड जो है सब्स्टिट्यूट गुड है, जैसे टी एंड कॉफी, तो उस केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट इफ द गुड्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, बट अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज किया जाता है, जिन्हें अकेले नहीं यूज किया जाता है। जैसे कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, आपने कार तो खरीद ली पर अगर पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है तो बेकार है ना। जो आपने व्हाइट बोर्ड तो खरीद लिया, ठीक है, लेकिन मार्कर अगर नहीं है तो फिर बेकार है ना। ठीक है, स्लेट खरीद लिया लेकिन चौक नहीं है तो बेकार है ना। ठीक है, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है कि सपोज करिए अगर जो पेट्रोल है उसकी प्राइस फॉल करे, पेट्रोल सस्ता हो जाए, तो क्या होगा, हर कोई कार कार खरीदना चाहेगा, क्योंकि कार में एक टाइम खर्चा करो, ठीक है, कार खरीदने में बस खर्चा होगा, बाकी उसके बाद उस कार को रनिंग कॉस्ट जो होगी कार की वो क्या है, चीप होगी, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है। तो एज द प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स, जैसे जैसे प्राइस पेट्रोल की घटती जाएगी, डिमांड कार की बढ़ती जाएगी। ठीक है, बट इसी का अपोजिट अगर हो, पेट्रोल महंगा होता जाए, जो आजकल हो रहा है, ठीक है, पेट्रोल अगर महंगा होता जाए तो क्या होगा, पेट्रोल महंगा हो गया तो कार खरीदना तो आसान है लेकिन रनिंग कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, कार कम खरीदेंगे, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करेंगे, अपनी पर्सनल कार कम खरीदेंगे, तो डिमांड कार की घटेगी। ठीक है, ऐसे ही सेम लॉजिक व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर के साथ है, व्हाइट बोर्ड तो खरीद लिया लेकिन मार्कर अगर बहुत महंगा है, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस अगर मार्कर की बढ़ती जाएगी, ठीक है, अगर प्राइस मार्कर की बढ़ती जाएगी तो लोग व्हाइट बोर्ड भी खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है, कॉपी पेन पे काम चला लेंगे। ठीक है, तो ये है इनवर्स। तो आपको क्या समझ में आया कि एक की प्राइस घट रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर है जो किसको इफेक्ट करता है, डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कमोडिटी को इफेक्ट करता है। कौन सा फैक्टर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी उस गुड से रिलेटेड जो अदर गुड है, ठीक है, उसकी प्राइस कैसे वेरी कर रही है, उससे आपके मेन प्रोडक्ट की प्राइस वेरी करेगी। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि वो जो रिलेटेड गुड है वो सब्स्टिट्यूट गुड है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो ये दूसरा फैक्टर है। ठीक, चलिए आगे बताती हूँ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इसके लिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर समझने के लिए गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्मल गुड है, एक इंफीरियर गुड है। नॉर्मल गुड यानी नॉर्मल, आप समझ रहे हैं नॉर्मल गुड, लेकिन इंफीरियर गुड मतलब थोड़ा सा चीप क्वालिटी का जो गुड होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड। तो जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती जाएगी, वो क्या करेगा, डिमांड, और नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, और बढ़ती जाएगी, वो कंजप्शन और ज्यादा करेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी पर्सन की, वैसे वैसे वो प्रोडक्ट की डिमांड को कम करता जाएगा, ठीक है, कंजप्शन कम करेगा। ठीक है, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो कंज्यूमर की इनकम है और जो क्वांटिटी है
उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हमारी अगर 10,000 की इनकम है तो उस हिसाब से हम कंजप्शन करेंगे, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, ठीक है। अगर किसी की इनकम 20,000 है तो वो उस हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। किसी की 1,00,000 इनकम है तो वो उस हिसाब से, उसकी 1,00,000 इनकम हो गई तो उस हिसाब से ज्यादा डिमांड करेगा प्रोडक्ट की, ठीक है। तो नॉर्मल गुड के केस में तो डायरेक्ट चलता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन इंफीरियर गुड है, अगर चीप क्वालिटी का गुड है, इंफीरियर गुड है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है, कंज्यूमर की जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, वो इंफीरियर गुड से कहाँ शिफ्ट होता जाता है, वो नॉर्मल गुड पे शिफ्ट होता जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इंफीरियर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, कम होती जाती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है कंज्यूमर की। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, बुक्स में एग्जाम्पल यही दिया है। जैसे जो कोरस सीरियल्स होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स कहा गया है, ठीक है। लेकिन वैसे वो इंफीरियर गुड है नहीं, क्योंकि जो कोरस सीरियल्स होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं ना, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इवन अब तो वो सात्विक भोजन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, और बहुत सारे डॉक्टर्स उसको मतलब रिकमेंड करते हैं, डाइटिशियन उसको रिकमेंड करते हैं। बट पता नहीं क्यों उसे इंफीरियर गुड्स में, मतलब काफी बुक्स में मेंशन किया है। तो अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें, तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इंफीरियर गुड्स की डिमांड वो घटती जाती है। वो अब मोटे अनाज से फाइन अनाज की तरफ कंज्यूमर मूव कर जाता है, तो यानी उसकी डिमांड फॉल करती है। और जैसे जैसे इनकम डिक्रीज करती जाती है, जैसे जैसे इनकम कम होती जाती है, वैसे वैसे जो इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अब आप इंफीरियर लोकल मार्केट का प्रोडक्ट नहीं पहनेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप ब्रांडेड पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो लोकल प्रोडक्ट की क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज इंफीरियर गुड। तो ये है तीसरा फैक्टर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। चौथा जो फैक्टर है दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो किसी भी कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट से, जैसे फैशन में जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, नए नए इन्वेंशन जो हो रहे हैं, तो इन सब से कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। सपोज करिए अगर कोई कंज्यूमर है, उसकी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है एंड प्रेफरेंस है टुवर्ड अ पर्टिकुलर ब्रांड, कोई पर्टिकुलर ब्रांड या किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट के लिए उसका स्ट्रॉन्ग फेथ है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कंज्यूमर है, ठीक है, उसके टाटा के प्रोडक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, तो जितने भी टाटा के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनकी क्या होगी, ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में। और अगर कोई कंज्यूमर है जिसका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो वीक है रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, वो उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, उस कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, ठीक है, उस ब्रांड के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, तो क्या होगी, देयर विल बी लेस डिमांड, कम डिमांड होगी, ठीक है। तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी प्रोडक्ट की डिमांड को इम्पैक्ट डालता है। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर को अगर ऐसा लग रहा है कि देयर विल बी चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, यानी जो कमोडिटी है वो नियर फ्यूचर में उसकी अवेलेबिलिटी में चेंज आने वाला है, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट डिमांड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि आगे आने वाले 3-4 महीने में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, वो अभी उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आपने अभी कोरोना टाइम में भी देखा था। लोगों को लगा था कि ग्रोसरी के आइटम मिलेंगे ही नहीं आगे चल के, अगले 2-3 महीने में ग्रोसरी खत्म हो जाएगी, लॉकडाउन लग गया है, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, तो लोग क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, तो उसकी प्रेजेंट डिमांड पूरे मतलब मार्केट में, मतलब चीजें खत्म हो रही थी, ठीक है, तो प्रेजेंट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग अपने पास स्टोर करने लगे थे, ठीक है। तो अगर ऐसा कंज्यूमर को लगता है कि देयर विल बी शॉर्टेज इन द नियर फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगी, तो क्या होती है, प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाती है। और अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगी, अभी फिर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं डिमांड करेगा, अभी वो स्टोर अपने पास नहीं करेगा। जैसे एक और केस हुआ था, काफी साल हो गए, कि सॉल्ट, जो नमक है ना, उसको लेके एक र्यूमर उड़ी थी कि नमक खत्म होने वाला है,
नमक का प्रोडक्शन खत्म होने वाला है, नमक पूरे मार्केट से खत्म होने वाला है। ऐसी खबर उड़ी थी कुछ साल पहले, काफी साल पहले, 5-6 साल पहले ये खबर उड़ी थी। तब क्या हुआ था, मार्केट से नमक ही गायब हो गए, लोग नमक कई 5-5 6-6 पैकेट्स नमक खरीद के अपने पास स्टोर करने लगे थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उस समय की प्रेजेंट डिमांड, जो सॉल्ट की जो प्रेजेंट डिमांड है वो क्या हो गई, अचानक में बढ़ गई, क्योंकि लोगों को लगा था कि देयर विल बी शॉर्टेज इन फ्यूचर, फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये है पांचवा फैक्टर जो किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, समझ में आ गए पांचों फैक्टर्स। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो आप इंडिविजुअल डिमांड के केस में तो आप ये पांचों फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, और डिमांड फंक्शन पूछा जाए तो अभी जो मैंने आपको बताया था, डिमांड फंक्शन क्या होता है, dx इक्वल्स टू f। ठीक है, फिर इसके अंदर 5 पॉइंट कौन कौन से, px, pr, y, t एंड e, यही 5 पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन आप लिखेंगे और इन सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, dx क्या है, f क्या है, px क्या है, pr क्या है, t क्या है, y क्या है, e क्या है, सारे पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट्स पूछा जाए तो इन पॉइंट्स को ऐसे लिख करके इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक, तो दिस इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल डिमांड के केस में। ठीक है, ये पांचों पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड ना। मार्केट डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर ऑफ द मार्केट, जितने भी कंज्यूमर हैं वो जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, दैट इज मार्केट डिमांड। सारे कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर, जहां पे ऑल कंज्यूमर हो वो मार्केट डिमांड, जब सिंगल कंज्यूमर हो, एक कंज्यूमर हो, तो वो इंडिविजुअल डिमांड। तो सारे कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की, दैट इज मार्केट डिमांड। ठीक, अब मार्केट डिमांड के केस में 7 फैक्टर्स होते हैं। पहले तो वही 5 फैक्टर्स हैं जो आपने इंडिविजुअल डिमांड के केस में पढ़ा है। जो इंडिविजुअल डिमांड के केस में आपने 5 फैक्टर पढ़ा है, वही मार्केट डिमांड के केस में भी है। पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यहाँ पे 2 टाइप के गुड होंगे, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और मैंने बताया था एक में डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वो। नेक्स्ट क्या था, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर के लिए अगेन गुड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, नॉर्मल गुड एंड, और कौन सा था, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप, इंफीरियर गुड के केस में इनवर्स रिलेशनशिप। अगला क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो डिमांड बढ़ेगी, वीक टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो डिमांड घटेगी। अगला एक्सपेक्टेशन, यानी अगर एक्सपेक्टेशन है कि सप्लाई घट जाएगी नियर फ्यूचर में, तो अभी की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो इंडिविजुअल के केस में था, वही मार्केट के केस में भी है। इसके बाद 2 और पॉइंट होते हैं मार्केट डिमांड के केस में। कौन कौन से, पहला पॉइंट है पॉपुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ बायर। पहला पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ बायर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ बायर बढ़ेंगे, उतने ज्यादा ग्राहक होंगे, जितने ज्यादा ग्राहक होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता है इंडिया इज अ वेरी गुड मार्केट, इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है बाहर की कंट्रीज के लिए। बाहर की कंट्रीज अपने सामान हमारे यहाँ पे इसीलिए भेजती हैं, इसीलिए सेल करने की कोशिश करती है, क्योंकि इंडिया बाहर की कंट्रीज के लिए एक बहुत अच्छा मार्केट है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ बायर ज्यादा है, बायर ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए बाहर की कंट्रीज हमेशा इंडिया से अच्छे टर्म्स बना के रखने की कोशिश करती हैं, ताकि हमारे यहाँ पे वो अपने सामान को सेल कर सके। ठीक है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पे पॉपुलेशन है ही बहुत कम, छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां पे प्रोडक्ट की डिमांड भी तो कम है, क्योंकि नंबर ऑफ बायर कम है। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है डिमांड इफेक्ट होती है, मार्केट डिमांड इफेक्ट होती है। ठीक है, तो दिस इज द 6 पॉइंट। एंड 7 पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस इकोनॉमी में। अगर कोई ऐसी कंट्री है, ठीक है, अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पे इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इनकम लगभग बराबर, एक मतलब बराबर उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें क्या होगा कि हर कंज्यूमर के पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर होगा, हर कंज्यूमर कुछ खरीद सकेगा। तो उस केस में क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है, मोर डिमांड होती है। लेकिन इफ द इनकम इज नॉट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर इनकम इक्विटेबल नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है,
मतलब जो गरीब है वो और गरीब है, जो अमीर है वो काफ़ी अमीर है। अगर इक्विटेबल नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गरीब जो पर्सन है, जो कंज्यूमर है, वो तो फिर उसमें परचेज़िंग पावर ही नहीं है खरीदने की, वो महँगी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, ठीक है? वो नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, वो इंफीरियर गुड्स खरीदेगा। तो उस केस में क्या होगी? देयर विल बी लेस डिमांड। ठीक है, तो ये 7वां फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में, क्योंकि हर कंज्यूमर खरीद सकता है प्रोडक्ट उसमें। बट अगर इनकम सही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहां पे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। ठीक है, क्योंकि गरीब जो पर्सन है, जो पुअर पर्सन है, वो तो फिर इंफीरियर गुड्स ही खरीद पाएगा। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ये है 7। कितने हैं ये? 7। ठीक है, 7 पॉइंट्स है। मेरी पेन कहाँ गई? हाँ, ये है 7.7 डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक, समझ में आ गया? तो इंडिविजुअल डिमांड की बात करें, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करें तो वो 5 थे, और मार्केट डिमांड के केस में जो डिटर्मिनेंट्स है वो 7 है। 5 तो वही है और 2 और है, एक है पॉपुलेशन और दूसरा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, आई होप मैंने आज जो पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में इसको एग्जाम्पल के साथ जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी। अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, और लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसे बनाया जाता है। प्लस एक और इसमें पॉइंट पढ़ाऊंगी, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रीजन क्या है, क्या कारण है लॉ ऑफ डिमांड का, क्यों ऐसा होता है कि प्राइस फॉल करती, प्राइस जैसे जैसे फॉल करे डिमांड बढ़ती है। तो इसमें एक पॉइंट और है, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो वो 5 पॉइंट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।